Dear students, let us start our next chapter in geography, agriculture. In class 8th, you all have already studied about agriculture. So in class 10th, I think that you will be very comfortable with this topic. So let us start and know what is new in this chapter. The contents for this chapter is type of farming. In class 10th, we will see the type of farming. Here we will read about the primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, and commercial farming. Along with that, we will read about the different cropping patterns in India, and the main cropping patterns in India are Rabi, Kharif, and Zaid. We will also know about the major crops grown in India, food crops, non-food crops, fiber crops grown in India. Along with that, we will see the technological and institutional reforms that had took place in India in the field of agriculture. So let us start, let us find out the types of farming, कौन कौन से प्रकार जो है वो खेती के होते हैं, खेती के पाए जाते हैं. So types of farming. In this, you can see here the first type of farming is primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming. If you look at the image, with the help of this image, you will find out the primitive subsistence farming. आदिम जीवन निर्वाह कृषि जिसको बोला जाता है हिंदी में. जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर को देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा कि जंगल को साफ करके छोटे छोटे पैचेस पे जो खेती की जाती है, जिसका मेन एम जो है वो जीवन निर्वाह करना होता है, सर्वाइवल के लिए खेती की जाती है, उसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव जिसको कि हम गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं हिंदी में, और यह छोटे छोटे फार्म्स पे मॉडर्न मेथड्स के द्वारा ज़्यादा प्रोडक्शन गेन करने के लिए ये खेती की जाती है. जहाँ पर जनसंख्या का बहुत अधिक बोझ होता है, उन क्षेत्रों में ये खेती की जाती है. और इसी के साथ में कॉमर्शियल फार्मिंग जो हमारा थर्ड टॉपिक है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. यहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर भी हम डिफरेंट जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनका यूज़ करके, मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करके, मॉडर्न इरिगेशन मेथड का यूज़ करके खेती करते हैं. और प्रोडक्शन जो है उसका मेन एम मार्केट के लिए होता है, मार्केट के लिए रॉ मटेरियल जनरेट करना और मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करना मेन एम होता है. तो यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, आदिम जीवन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. These are the three types of farming. Let us begin with primitive subsistence farming. जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है that is primitive subsistence farming. As the name says, आदिम जीवन निर्वाह कृषि. तो यह जो खेती है वो आज भी भारत के कुछ क्षेत्रों में की जाती है. इस खेती का में अंदर जो खेत होते हैं वो छोटे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में खेती की जाती है, और पुराने जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं उन्हीं का इसमें यूज़ किया जाता है, चाहे वो डिगिंग स्टिक हो जिसको हम हल कहते हैं, और इसमें जो लेबर होती है वो भी फैमिली या कम्युनिटी वर्कर्स का ही यूज़ किया जाता है. ज़्यादा लेबर बाहर से हायर नहीं की जाती है. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून. ये जो फार्मिंग है इसमें इरिगेशन का कोई नया मेथड नहीं होता है, और ये फार्मिंग जो है टोटली मानसून या नेचुरल रेनफॉल पर डिपेंडेंट करती है. This is also depends upon the fertility, natural fertility of soil. It means there is no use of chemical pesticides or fertilizers to develop fertility of soil. So this type of farming is practiced in small part of our country. यहाँ पर ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है ये. इसमें फैमिली और कम्युनिटी लेबर का यूज किया जाता है. जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इरिगेशन पैटर्न है वो पुराना है, और क्योंकि यहाँ पर इनपुट्स जो हमने अभी देखे वो ट्रेडिशनल है, तो इसीलिए जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है. तो ये जो फार्मिंग है इसको हम प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं. प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो झूम कल्टीवेशन जो है वो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है. झूम कल्टीवेशन, इसे झूमिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से भी
जाना जाता है। इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको जो है जंगलों को साफ करके और जला करके जो पैच तैयार होता है, जो भूमि का हिस्सा तैयार किया जाता है, राख जो है जंगलों की वहीं बिखेर दी जाती है और उसके बाद में वहाँ पर फसलों को ग्रो किया जाता है। यह प्रोसेस जो है कंटिन्यूस जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसको वो फॉलो करती हैं। इसमें जब भी 2-3 साल में सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है, देन द फार्मर्स मूव टू और शिफ्ट टू द न्यू पैच ऑफ लैंड, फ्रेश पैच ऑफ land for cultivation. So this is a traditional practice run by the tribal communities in India. तो इसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, स्वीडन एग्रीकल्चर भी इसे कहा जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग नाम है। सो लेट अस सी, यहाँ पर आप देखेंगे नेम एंड रीजन प्लेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट नेम्स, मिल्पा मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राजील, मोसेले सेंट्रल अफ्रीका। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स, ये डिफरेंट नेम्स हैं और ये डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर ये जो क्रॉप है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है और साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसे वालरे या वालत्रे के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो झूम कल्टीवेशन है उसको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर झूम कल्टीवेशन की कुछ इमेजेस हैं आपके लिए। तो यू कैन सी हियर, जो फैमिली है वो ट्रेडिशनल वे के अंदर ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करके ये कल्टीवेशन करती है। यहाँ पर जंगलों को साफ करके खेती की जाती है। तो ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं, यू कैन सी हियर। So this is about the shifting cultivation, or you can say primitive subsistence farming, आदिम जीवन निर्वाह कृषि. Now the next one is intensive subsistence farming. Intensive सघन जीवन निर्वाह कृषि, छोटे छोटे भूमि के छोटे छोटे पार्ट्स पर जहाँ पर हाई पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो और प्रेशर जो है वो भूमि पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा जो है प्रोडक्शन के लिए हम इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो वहाँ पर कल्टीवेट की जाती है। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन के जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करके हायर प्रोडक्शन को जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लैंड है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा होता है, लेबर, दिस वन इज ऑल्सो अ लेबर एक्सटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर की डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह की जो फार्मिंग है इसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे, जैसा कि आपने क्लास 9th में स्टोरी ऑफ पालमपुर चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हाउ कैन वी ग्रो मोर क्रॉप्स और मोर प्रोडक्शन ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। तो छोटे भूभाग पर, सेम पीस ऑफ लैंड पर, जो लिमिटेड लैंड पर हम किस प्रकार प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो जो मॉडर्न मेथड्स है, मॉडर्न इनपुट्स हैं, उनका यूज करके मैक्सिमम आउटपुट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। उसका ये एक एग्जांपल है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें लेबर ज़्यादा लगती है, इसमें मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है और इस प्रकार ये खेती जो है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर ही कल्टीवेट की जाती है। The next type of farming is commercial farming. Commercial farming, as the name says, for commercial purpose. Commercial farming का मेन एम मार्केट में सेल करना होता है और प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैश क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें भी हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जिसको कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो हैं इन सबका यूज किया जाता है। और जैसे जैसे जो कॉमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में, और ये जो कॉमर्शलाइजेशन है ये सभी जगह इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग हो सकता है। कुछ एरियाज में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा पाया जाता है, जैसे पंजाब हरियाणा में अगर हम कहें तो वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर में कॉमर्शियल फार्मिंग जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस में है। इसी के मुकाबले अगर हम बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने में नहीं मिलता है। सो कॉमर्शियल फार्मिंग जो है इसमें हाई इनपुट्स या मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है और ज़्यादा प्रोडक्शन गेन किया जाता है। यहाँ पर मेन एम जो है वो कॉमर्शियल
मनी अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। यहाँ पर ज़्यादातर कैश क्रॉप्स ग्रो की जाती है जो कि फूड क्रॉप्स नहीं होती हैं। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन जो है वो भी एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें कि एक सिंगल क्रॉप जो है वो लार्ज एरिया में ग्रो की जाती है। सिंगल क्रॉप जिसको कि हम जैसे कह सकते हैं टी प्लांटेशन है, बनाना प्लांटेशन है, शुगर केन जो है लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है, कॉफी प्लांटेशन है, सो कॉटन जो है वो ग्रो की जाती है। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन है वो भी एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग है और इन सब का पर्पस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज जनरेट करना होता है। इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जो है ये तैयार करना ही इनका एम होता है। तो इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। और अगर हम बात करें कि एरियाज की, तो आप देख सकते हैं आसाम जो है वो टी के लिए, नॉर्थ बंगाल कॉफी, इन कर्नाटका आर सम इम्पोर्टेंट प्लांटेशन grown in these states as the production in many mainly for market well developed network और ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड। अगर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो ये कमर्शियल फार्मिंग जो है इसमें दिक्कत आ सकती है, ये उतनी फ्रूटफुल नहीं हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कैश क्रॉप्स फॉर द रॉ मटेरियल जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का होना और वो भी पास में होना आवश्यक है। And along with that, market is also required. Market plays an important role for the development of commercial crops. So commercial farming जो है उसका main aim to fulfill the demand of industries और साथ ही इसमें जो है क्रॉप्स जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज के लिए ग्रो की जाती है। फार्मर्स का मेन एम उन्हें सेल करके मार्केट से पैसा अर्न करना होता है। So here these are some examples in images of commercial farming. You can see with the help of these images you can understand large scale पर modern inputs के द्वारा different crops को grow किया जाना और जो processing units भी farms में ही establish की जाती है ताकि जो crops हैं उनका जो है weight loss ना हो, crops जो है वो damage ना हो, खराब ना हो, क्लाइमेटिकल इम्पैक्ट उन पर ना पड़े, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट उन पर ना पड़े। लार्ज मशीन्स जो हैं, न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो यूज किया जाता है और फार्म्स का जो साइज है वो भी काफी लार्ज होता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जिसमें फार्म्स की साइज काफी बड़ी है। यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग में जो है नए मेथड्स का यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल फार्म्स जो होते हैं उनके पास ही एस्टेब्लिश होती हैं और प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग। वाणिज्यिक कृषि इसको हिंदी में कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया वी हैव मेनली थ्री क्रॉपिंग पैटर्न्स: रबी क्रॉप, Kharif crop and Zayed crop. Rabi, Kharif and Zayed crop. We have three crop patterns. So let us see. The first one is Rabi crop. सबसे पहला जो हमारा crop pattern है वो है Rabi crop. Rabi crops are shown in winter from October to December. तो अगर हम सीजन की बात करें, हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है बोया जाता है और हार्वेस्टिंग जो है वो समर में अप्रैल टू जून के बीच में किया जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, barley, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और ये जो स्टेट्स जिनमें बोया जाता है वो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल एंड उत्तर प्रदेश। सो इन दीज एरियाज मेनली द रबी क्रॉप इज ग्रोन। यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके सक्सेस की वजह से हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा जो है या जो राजस्थान का कुछ हिस्सा है वहाँ पर रबी क्रॉप और मेनली जो हम कह सकते हैं कि वीट की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा उसके प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश जो है ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस रबी क्रॉप को और ज़्यादा जो है सपोर्ट करती है। रबी क्रॉप जो है वो अच्छे से भारत में हो पाती है। सो रबी क्रॉप जो है वो मेनली अक्टूबर से दिसंबर में ग्रो शोन की जाती है, बोई जाती है। अप्रैल से जून में जो है इसका हार्वेस्टिंग होती है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं व्हीट, barley, peas and grams. So this is about rabi crop. The next one is kharif crop. This crop is grown in with the onset of monsoon. ये जो क्रॉप है
ये मानसून के आगमन के साथ जो है बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। मेन जो क्रॉप्स हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि मानसून के आगमन के साथ, तो राइस ऐसी फसलें हैं जो कि इनको अधिक पानी की जरूरत होती है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। सो दीज आर द important crops for kharif season, kharif crops. And the areas: Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Konkan coast, Uttar Pradesh, Bihar. So all these areas mainly where we see a good monsoon in our country. तो हमारे देश में ऐसा एरिया है जहाँ पर अच्छा मानसून, अच्छी बारिश होती है, वहाँ पर मेनली ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। एंड इसी वजह से जो है यहाँ पर राइस जो है वो एक मेन क्रॉप के रूप में ग्रो की जाती है। द नेक्स्ट वन इज जायद क्रॉप। रबी और खरीफ के बीच में जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग रबी एंड खरीफ क्रॉप, जिसको कि हम समर मंथ्स भी कहते हैं, उस मौसम में जायद क्रॉप्स जो हैं उसको ग्रो की जाती हैं। इसको जायद सीजन कहा जाता है। तो जायद सीजन के अंदर मेनली वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। तो जब रबी और खरीफ के बीच में जो शॉर्ट ड्यूरेशन, 2-3 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, उस दौरान जो मस्क मेलन, वाटरमेलन या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं, उसे हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। तो दीज आर द 3 क्रॉप पैटर्न्स इन इंडिया: रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। So let us know about the major crops in India. Major crops in India. One by one, we will discuss about all the important crops in our class 10th. The first one is rice. जो सबसे पहली important crop है वो है rice. It is a staple food crop of majority of people in India. Rice जो है वो majority of people का एक मुख्य, हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसल है। Our country is the largest producer of rice after China. चाइना के बाद में हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, और ये खरीफ की फसल है। Rice is a kharif crop. It requires high temperature, above 25 degree, and high humidity. So these are the climatic conditions for growth of rice, along with annual rainfall about 100 centimeter. 100 centimeter rainfall, temperature, and high humidity. So it means in low rainfall areas it is quite difficult, but with the help of irrigation we can grow राइस। तो अगर जिन एरियाज में बारिश कम होती है, अगर हम इरिगेशन का यूज करें तो वहां पर भी राइस की क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। इन इंडिया वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, कोस्टल एरिया एंड डेल्टिक रीजन्स आर द मेनली एरिया वेयर द farmers cultivate rice in India. The next crop is wheat. So wheat crop is also a important crop, second most important crop in India. और wheat जो है वो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की मेन फूड क्रॉप है। नॉर्थ और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ की मेन फूड क्रॉप है। दिस इज अ रबी क्रॉप। हमने देखा था राइस जो है वो खरीफ क्रॉप था, यहाँ पर wheat जो है वो रबी क्रॉप है। It conditions required for growth of रबी wheat crop is रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। एनुअल रेनफॉल की यहाँ बात कर रहे हैं हम, जो कि इस क्रॉप के लिए सुटेबल होती है। इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन। सर्दियों के दिनों में जो है गेहूं की फसल बोई जाती है, गेहूं की फसल पक करके तैयार होती है मार्च अप्रैल तक आते आते। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। तो जब गेहूं की फसल पकती है उस समय अच्छी धूप जो है वो आवश्यक होती है। अगर हम एरियाज की बात करें तो गंगा सतलुज प्लेन्स ऑन नॉर्थ, वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ Deccan. These are the area where the rice crop, wheat crop is grown. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan. These are the states. Maharashtra. These are the states where wheat crop is grown in India. So wheat crop is the second most important crop in India. This is a Rabi crop. After rice and wheat, let us see about the millets.
मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोरस ग्रेन्स, मोटा अनाज भी इनको बोला जाता है। और ये जो है मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीन क्रॉप्स जो हैं वो मिलेट्स के रूप में या इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, कोरस ग्रेन्स हैं। और ये जो हमारी वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसका फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ज्वार, ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इट इज़ अ रेड फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो जो ज्वार है वो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है और यह मेनली जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्रो की जाती है। इसके बाद में आता है बाजरा। बाजरा मेनली हम कह सकते हैं वेस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान जो है बाजरा जो है काफ़ी फेमस है। लोग यहाँ पर बाजरा ग्रो करते हैं, फार्मर्स बाजरा ग्रो करते हैं। इट ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा का नाम आता है। रागी, इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल इन रेड, ब्लैक एंड सैंडी लूमी शैलो ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पर ये रेड, ब्लैक या सैंडी और लूमी शैलो ब्लैक सॉइल जो होती हैं उनमें रागी इजीली ग्रो की जा सकती है। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय तमिलनाडु। तो कर्नाटक जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद में तमिलनाडु का नाम आता है। इसके अलावा अदर अगर हम एरियाज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, these are the different other states where the ragi is grown. Ragi is rich in iron, calcium and other macronutrients and roughage. So these are the three chorus crops or we can say millets जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं। After that, let us see about the maize. It is used both as food and fodder. It is both used as food and fodder. मेज जो है जिसको कि हम मक्का भी कहते हैं, तो ये चारे और जो है फूड दोनों के रूप में यूज किया जाता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड ग्रोन इन टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है खरीफ क्रॉप है। इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। In some states like Bihar, maize is grown in Rabi season also. तो यहाँ पर जैसे बिहार का एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर बिहार में जो मेज है वो रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है। बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, these are the main areas for growth of maize in our country. Now let us see about the beverage crops. पेय फसलें जिनको हम बोलते हैं। और बेवरेज क्रॉप्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रॉप है वो है टी। टी जो इंडिया का हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रिंक या पेय पदार्थ है। टी इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नीडेड अबंडेंट एंड चीप एंड स्किल्ड लेबर। ये जो है लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, इसमें लेबर जो है उसकी जरूरत होती है और ये स्किल्ड लेबर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी। इंडिया जो है वो टी का लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिकल कंडीशंस। इट नीड्स डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल विद रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो है अच्छी डीप फर्टाइल सॉइल जो होती है, जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, उस सॉइल में अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंट शावर्स। तो यहाँ पर जो टी है उसकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस हमने देखी, सॉइल के बारे में हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर ये भी आपको पता चला कि जो टी है उसे वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और
रेगुलर जो है फ्रीक्वेंट शावर्स की भी जरूरत होती है, बरसात की जो फुहारें होती हैं उनकी आवश्यकता रेगुलर होती हैं। एरियाज की अगर हम बात करें तो आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, Uttarakhand, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura. These are the areas where the tea is mainly grown in our country, India. So tea crop is a plantation crop. You can see here some examples, some the areas where tea is grown in India: Assam, Meghalaya, here Kerala, Nilgiri. So these are the areas where tea crop is grown in India. Now the next beverage crop is coffee. टी के अलावा जो मेन बेवरेज क्रॉप इंडिया में ग्रो की जाती है वो है कॉफी. इन इंडिया वी कैन से 4% ऑफ वर्ल्ड्स कॉफी इज प्रोड्यूस्ड. यहाँ पर 4% जो है वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का इंडिया प्रोड्यूस करता है. इट इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी कॉफी. अरेबिका वैरायटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज ब्रॉट फ्रॉम यमन. जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है उसमें से हम कह सकते हैं कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी है वो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है. इन इवन टुडे इट कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. तो मेनली जो है वो नीलगिरी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन एरियाज में जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है. ब्राज़ील is the largest producer of coffee in the world, producing 1/3 of world's total coffee. तो यहाँ पर ब्राजील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है. इंडिया में वर्ल्ड की 4% ऑफ टोटल कॉफी जो है उसका प्रोडक्शन 4% कॉफी इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है. आफ्टर कॉफी लेट अस सी अबाउट शुगर केन. As you all know, sugar cane is required for sugar. जो चीनी होती है इसके साथ में गुड़ जो है इनके लिए शुगर का यूज किया जाता है. तो इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ये जो शुगर केन है ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है. टेम्परेचर की अगर बात करें तो 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सूटेबल होता है. रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर. इरिगेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वेयर लो रेनफॉल. जहाँ पर बारिश कम हो वहां पर इरिगेशन से हम पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं. एंड शुगर केन इज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव. मैनुअल लेबर की यहाँ पर बहुत जरूरत होती है, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो या चाहे वो सोइंग का पीरियड हो. तो दोनों ही समय में मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है. तो दिस इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. एरियाज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. So this is all about sugarcane. Let's check about the oil seeds. Oil seeds जो crops हैं. In India we have different oil seeds grown in India. Mustard, groundnut, coconut, sesame, तिल जिसको बोलते हैं sesame, soybean, castor seeds and cotton seeds, linseeds, sunflower. So these are the different oil seeds grown in India. Different oil seeds covering approximately 12% of the total cropped area of the country. अगर हम पूरे एरिया की बात करें, टोटल जो प्रोडक्शन होता है, टोटल क्रॉप एरिया होता है, उसमें 12% जो है वो ऑयल सीड्स ग्रो करने के काम आता है. इंडिया जो है वो ऑयल सीड्स के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स growth. Most of these are edible and used as cooking medium. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. तो जो ऑयल सीड्स हैं नॉर्मली जो है वो कुकिंग के रूप में यूज किया जाता है, कुकिंग के लिए हमारे घरों में यूज किया जाता है. साथ ही ऑयल सीड्स का यूज वो कुछ इंडस्ट्रीज में सोप, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं या ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता है. तो यहाँ पर ग्राउंड नट के बारे में हम देखेंगे. So groundnut, it is a kharif crop
and account of about half of the major oil seeds. ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप है और लगभग जितनी ऑयल सीड्स हमारे देश में प्रोड्यूस होती है उसका लगभग 50% जो है वो ग्राउंडनट है. आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट. आंध्र प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का. साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, दीज आर द अदर areas, other states where groundnut is produced. Linseed and mustard, these are also rabi crops, or sesamum is a kharif crop in north and rabi in south, जिसको हम तिल बोलते हैं. तो ये नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है और साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है. इसके अलावा कैसे की हम बात करें तो ये बोथ रबी और खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है. सो दीज आर द ऑयल सीड्स जो कि इंडिया में मेनली ग्रो किए जाते हैं. ग्राउंडनट है, लिनसीड है, मस्टर्ड्स हैं. नाउ लेट अस चेक अबाउट द नॉन फूड क्रॉप्स इन इंडिया. नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं मेनली जैसे हम कहते हैं कॉटन है, जूट है. सो ये जिनका कि हम डायरेक्ट एज अ फूड जिनको यूज नहीं करते हैं, दे आर टर्म्ड एज नॉन फूड क्रॉप्स. तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन की. कॉटन जिसका यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में. इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स. इंडिया जो है वो कॉटन प्लांट्स का ओरिजिनल होम माना जाता है. कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन वर्ल्ड. अगर हम कंडीशन की बात करें तो वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, जो ब्लैक सॉइल होती है जिसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, जो कि मेनली दक्कन प्लेटू या साउथ इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया है वहां पाई जाती है. उस एरियाज में कॉटन सॉइल ग्रो की जाती है. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज sunshine for its growth. It is a kharif crop requires 6 to 8 months to mature. तो लगभग 6 से 8 महीनों का समय जो है इसे लगता है मैच्योर होने में, पकने में. इसको 210 जो दिन है वो फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए और सनशाइन जो है पकते समय होनी चाहिए. मेजर एरियाज की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, these are the major states where cotton is grown in our country India. Jute crop. Jute is used for making carry bags, gunny bags, ropes, carpets and other artifacts. Jute is termed as golden fiber. जूट जो है वो गोल्डन फाइबर जो है इसको बोला जाता है और ये गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न आदि बनाने के काम में आता है. इन रिसेंट ईयर्स वी सी दैट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक के बढ़ जाने की वजह से, सिंथेटिक फाइबर के बढ़ जाने की वजह से जूट इंडस्ट्री को काफी जो है चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है. काफी जो है इसको मार्केट में जो है कंपटीशन को फेस करना पड़ा है. तो जूट इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है. फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जूट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा रहा है. पैकिंग मटेरियल में जूट जो है वो यूज किया जाता है. जूट अगर हम ग्रो करने की कंडीशंस की बात करें तो जूट ग्रो वेल इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड पेन एरियाज वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर. तो सॉइल के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था और जो फर्टाइल सॉइल है जो कि हर साल रिन्यू होती है वहां पर जूट जो है ग्रो की जाती है. जहाँ पर सॉइल हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से नई जो मृदा बिछ जाती है, मिट्टी बिछ जाती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन रहती है. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. एरियाज वेयर जूट इज कल्टिवेटेड: वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय. दीज आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया. जूट जो है वो मेनली इन स्टेट्स के अंदर ग्रो की जाती है. रबर, इट इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल और रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. ये भी एक रॉ मटेरियल के रूप में ग्रो की जाने वाली क्रॉप है. इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर हम जो है इंडिया 5th है एज अ प्रोड्यूसर. अगर हम कंडीशंस की बात करें तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट
with rainfall of more than 200 centimeters. So as you all know that in India we have many areas with rainfall of 200 centimeter, जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, अच्छी वर्षा होती है और टेम्परेचर या क्लाइमेटिकल कंडीशंस जो है सुटेबल इंडिया में है, जिसके द्वारा हम रबर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. तो मेनली ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में रबर क्रॉप ग्रो की जाती है. So the next topic in our chapter is technological and institutional reforms, food security. Dear students, if you remember in class 9th, you all have studied the different topics like public distribution system, food cooperation of India, food security, MSP, availability, accessibility, affordability, fair price shops, buffer stock, public distribution system. So these are the topics which you have already studied in class 9th. So we will not repeat all these topics. We will continue to the main topic of this topic. Here, causes for introduction of new रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. जो हम यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर में नए रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स या बदलाव या सुधार के लिए क्या क्या काम किया, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर जो है इंडिया में हजारों सालों से किया जा रहा है, और जब एग्रीकल्चर लॉन्ग पीरियड से इंडिया में किया जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे करके लूज हो सकती है. तो यहाँ पर कंटिन्यूस यूज की वजह से जो हमारा सॉइल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करना, उसको वापस से डेवलप करना. साथ ही हम कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट इन इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड्स अपॉन मानसून. अभी भी मानसून पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी पे ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट करते हैं, और इसकी वजह से उनका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता है. अलॉन्ग विद दैट पॉपुलेशन इंक्रीज, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, और पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ में हमारी जो डिमांड ऑफ फूड है वो भी इंक्रीज हो रही है. तो ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये जरूरी है कि एग्रीकल्चर फील्ड में रिफॉर्म्स किए जाएं और प्रोडक्शन को मेंटेन किया जाए. देयर आर आल्सो लॉट ऑफ इनजस्टिस डन विद फार्मर्स विद द करंट प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्शन. तो फार्मर्स को जो उनकी क्रॉप्स के बदले में जो प्राइस मिलता है वो भी इक्वलेंट नहीं है, उनके मेहनत का उनको प्रॉपर शेयर नहीं मिल पाता है. आज भी किसान गरीब बने हुए हैं, तो उनके गरीबी को दूर करने के लिए, उनको प्रॉपर शेयर देने के लिए, शेयर अलॉट करने के लिए, देने के लिए, उनकी कंडीशन को बेटर करने के लिए सुधार या रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती है. अलोंग विद दैट, ऑल वी नो दैट इन इंडिया वी फेस मैनी नेचुरल डिजास्टर्स, फेमाइंस, ड्रॉट्स. तो इन सब को भी इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा किसान जो है वो प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ रहता है. इन सब के लिए न्यू रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए. तो यहाँ हम बात करेंगे कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए भारत के आज़ाद होने के बाद. अगर हम बात करें तो कलेक्टिव फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. कलेक्टिव फार्मिंग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. लैंड होल्डिंग्स, जो जमीन पहले होल्ड करके या एक ही आदमी के पास में या एक जमींदार के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी, तो उसका लैंड होल्डिंग को जो है वो कंसोलिडेटेड किया गया. कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाए गए, फार्मर्स को सपोर्ट किया गया. जमींदारी सिस्टम जो था उसको धीरे धीरे करके खत्म किया गया. लैंड रिफॉर्म्स जो थे, पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स ही मेन प्लानिंग था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेन प्लानिंग था. ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया. टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थे वो इंट्रोड्यूस किए गए. HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मॉडर्न मशीनरी, इनपुट्स, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फार्मर्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके. साथ ही व्हाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फार्मर्स जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के द्वारा उनकी इनकम और ज़्यादा इंक्रीज हो सके. सो दीज आर द सम टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. इनके अलावा साथ साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फार्मर्स की कंडीशन को बेटर करने के लिए जो रिफॉर्म्स थे, उन्हीं में प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस. अगर किसान की जो फसल है वो खराब हो जाती है तो क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो फार्मर्स को दिया गया. उनकी फायर, डिजीज, किसी भी तरीके से उनकी जो फार्मर की क्रॉप है वो
डैमेज हो जाती है तो उसके अगेंस्ट क्रॉप इंश्योरेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को, और फार्मर्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेकर के फार्मिंग के लिए जो इनपुट्स हैं वो परचेज कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट, किसान क्रेडिट कार्ड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए ताकि वो इजीली जो है इनपुट्स, फार्मिंग के इनपुट्स परचेज कर सके। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम ये इंट्रोड्यूस किया गया फार्मर्स के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स न्यूज़पेपर में और मीडिया, न्यूज़ में, रेडियो में स्पेशल न्यूज़ फॉर फार्मर्स जो है वो रन की जाती है ताकि फार्मर्स को क्लाइमेटिकल कंडीशंस के बारे में पता चल सके, फार्मर्स को क्रॉप्स के बारे में पता चल सके, सीजन में कौन सी क्रॉप बेटर रहेगी। उनके लिए लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश की गई ताकि वो ये पता कर सके कि कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो की जानी चाहिए। डिफरेंट डिजीजेस के बारे में, क्रॉप डिजीज के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में फार्मर्स को बताया गया। अलॉन्ग विद दैट, रेम्यूनरेशन या प्रोक्योरमेंट प्राइजेस, एमएसपी, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो वो डिक्लेयर करके गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट करने का पूरा कोशिश किया गया। साथ ही ओपन मार्केट या गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट परचेजिंग जो है गवर्नमेंट ने इंश्योर की ताकि मिडिल मैन के द्वारा, बिचौलियों के से जो है किसानों को बचाया जा सके और किसानों की इनकम को मेंटेन किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट the agriculture. In this chapter we have read that टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कौन कौन से टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैं। इसके अलावा क्रॉप पैटर्न के बारे में आपने देखा, मेजर क्रॉप्स के बारे में आपने देखा, और जो मेजर मेन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, उनके बारे में हमने देखा। फार्मर्स के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया उनके बारे में हमने देखा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी।